शहजादों के जजीरे पे खुश आमदीद, किसी ने बहुत आहिस्ता से उसके अकब में कहा था। वो करंट खा कर पलटी। लॉबी तारीक थी, अलबत्ता अंदर की सिमत मुड़ती राहदारी के आखिरी सिरे पे कोई टमटमाती सी जर्द रोशनी दिखाई देती थी। वो आवाज़ भी वहीं से आई थी। उसने पलटकर आखिरी बार दरवाजे की नॉब को घुमाया। वो जामिद रहा। अब उसे इस महल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करना था। जो बेवकूफ़ी वो कर चुकी थी उसे अंजाम तक पहुंचाना ही था। वो आंखें सिकेड़ कर अंधेरे में देखती आगे बढ़ी। तारीक राहदारी के उस पार कोई बड़ा सा कमरा था, शायद लिविंग रूम। खूब अंधेरे में वो जर्द सी मोमबत्तियों की रोशनियां वहीं से आ रही थीं। कौन? उसने चकन्ने अंदाज में पुकारा। वो लिविंग रूम की चौखट पे आन खड़ी हुई थी और उसको खुशामदीद कहने वाली औरत वहीं सामने ही थी। लंबे स्कर्ट और स्वेटर में मलबूस स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे वो झुर्रियों ज़दा चेहरे वाली एक मौमर खातून थी। वो लिविंग रूम के दूसरे सिरे पर खड़ी हाथ में पकड़ी मोमबत्ती से स्टैंड पे रखी मोमबत्तियों को जला रही थी। एक एक करके सर्द पड़ी मोमबत्तियां जलने लगी थीं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। लंबी मोमबत्ती से ऊपर नीचे अटकी मोमबत्तियां जलाते हुए उन्होंने उसे नरमी से कहा था। वो अपनी जगह से नहीं हिली, बस बिना पलक झपके उस पर तय्युश लिविंग रूम के वस्त में रखी मेज़ को देखी गई, जिस पे रखा सुनहरी सितारों वाला क्लच मोमबत्तियों की हल्की जर्द रोशनी में चमक रहा था। ये तुम्हारा पर्स है, तुम उसे ले सकती हो। अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरे पास सिर्फ मेरे बुलावे पे आ जाओगी तो मैं उस बच्चे को ना भेजती। उसे माफ़ कर देना उसकी मजबूरी थी। आओ बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? वो हाथ में पकड़ी मोमबत्ती लिए अब सामने रखी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वहाँ भी एक बड़ा सा कैंडल स्टैंड रखा नजर आ रहा था, जिसके ऊपर जगह जगह मोमबत्तियाँ सीधी खड़ी थी। वो एक एक करके उन मोमबत्तियों को भी रोशन करने लगी। हया किसी मामूल की तरह चलती हुई आगे बढ़ी और बड़े सोफे के किनारे की नशिस्त पे जा टिकी। उसकी निगाहें अभी तक करीब रखी मेज़ पे धरे अपने सुनहरे क्लच पे थीं। कुछ खाओगी? उसने हौले से नफ़ी में सर हिलाया। बहुत सारी हिम्मत मुज्तमा करके वो बमुश्किल कह पाई, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है और फिर तुम्हें कुछ बताना है। अब्दुल रहमान आज सुबह की फ़्लाइट से इंडिया चला गया है, मगर जाते जाते उसने ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया था। वो अब उसके जाने पुश्त किए आखिरी मोमबत्ती जला रही थी। वो अब्दुल रहमान के नाम पे हैरान नहीं हुई। उसने दोपहर में ही उस घर के बाहर गेट पे लगी तख्ती देख ली थी। इसके बावजूद जब वो बच्चा उस घर में दाखिल हुआ तो वो भी पीछे चली गई। वो सिर्फ अपने पर्स के लिए आई थी या किसी मामले के हल के लिए वो किसी नतीजे पे पहुंचने से कासिर थी। आपका अब्दुल रहमान पाशा से क्या रिश्ता है? वो बोली तो उसकी आवाज़ जर्द रोशनी की मानिंद मध्यम थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ ज़ाहिर हो रहा था। मैं अब्दुल रहमान की माँ हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती मेज़ पे रखी और उंगली की पोरों पे लगी मोम खुर्ची, फिर पलटकर उसकी तरफ आई। अब्दुल रहमान ने तुम्हें मिलने का कहा था, लेकिन जब तुमने इनकार किया तो भले वो हाथों और दामन का साफ ना हो, दिल का इतना साफ है कि वो रुका नहीं। अलबत्ता जाते जाते उसने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया था कि मैं तुमसे मिल लूँ और तुम्हें उन सवालों का जवाब दे दूँ जो तुम्हारे जहन में कलबलाते रहते हैं। वो दम साधे खामोशी से उस मोमर औरत को देखे गई जो ठहर ठहर कर बोल रही थी। उन दोनों के दरमियान रखी कॉर्नर टेबल पे एक फ़ोटो फ्रेम रखा था। उसमें दो चेहरे मुस्कुरा रहे थे, एक वही मोमर खातून और दूसरा उनके साथ एक 35-36 बरस का मर्द जिसके बाल खुंदराले और लंबे थे। आंखों पे फेमलेस चश्मा था, चेहरे पे छोटी सी दाढ़ी जिसमें जगह जगह सफ़ेद बाल झलकते थे। नहायत गहरी सांवली रंगत का वो शख्स बहुत ही आम सा कबूल सूरत मर्द था। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, तुम अगर कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो।
हया ने फोटो फ्रेम से निगाह उठाकर उनको देखा, जो मुस्कुराती पुरशफ़क़त निगाहों से उसे देख रही थी। वो दरवाज़ा बंद हो जाने पर डर गई थी, मगर अब उस डर का शाइबा तक नहीं था। अब्दुल रहमान पाशा मुझे फूल क्यों भेजता है? सफ़ेद फूल जो शायद दुश्मनी की अलामत होते हैं। उसके सवाल पे वो होले से मुस्कुराई। हर शख्स का अपना एक अंदाज होता है। शायद वो इस तरह फूल इसलिए भेजता है ताकि तुम्हें चौंकाए, तुम्हारी तवज्जो हासिल करे। मगर वो मुझे कैसे जानता है? उसने वो उलझन सामने रखी जो उसको मुसलसल परेशान किए हुए थी। मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। दिसंबर में तुमने किसी चैरिटी इवेंट में शिरकत की थी। वो इस्लामाबाद में उस वक्त उसी होटल में था। वहाँ उसने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था और उसी रात पहली दफ़ा फूल भेजे थे। एकदम से उसकी उस 2-2.5 माह की बेचैनी का इख्तिताम हो गया। उसे फ़ौरन से याद आ गया जिस रात उसे सबांची की तरफ से सिलेक्शन की मेल आई थी। उसी दोपहर उसने वो चैरिटी लंच अटेंड किया था जो ज़ारा की कज़न की किसी स्टूडेंट फेडरेशन के ताउन से मुनक्किद किया गया था। उसमें शहर के कई बिजनेसमैन और दीगर बाअसर शख्सियात ने शिरकत की थी। वो और ज़ारा भी यूं ही चली गई थी। यकीनन उसे अब्दुल रहमान पाशा ने वहीं देखा था। ये मुमकिन था। तुम्हें वो डोली नामी ख्वाजा सरा तो याद होगा। उसे अब्दुल रहमान ने ही तुम्हारे तआक्कुब पे लगाया था। डोली उसके आबाई घर का पुराना खादिम है। परसों से हमारे साथ है और वो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता था। जहाँ तक ताल्लुक है उस मेजर का जिसको तुमने उसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, उसकी मदद भी अब्दुल रहमान ने तुम्हारी वीडियो हटवाने के लिए ही ली थी। ये अलग बात है कि वो मेजर कर्नल गिलानी का बेटा है। कर्नल गिलानी को जानती हो? कौन है? उसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। कर्नल गिलानी वो थे जिनको तुम्हारे फूफा ने मुल्क छोड़ते हुए अपने किए में फंसा दिया था। बेगुनाह होते हुए भी कर्नल गिलानी ने कई साल सज़ा काटी और गो के वो बाद में रिहा हो गए थे। उन्होंने कैद की सोबतों में लगने वाली बीमारियों के हाथों जिंदगी हार दी। उस मेजर की शादी होने वाली है। उसने तुम्हें सिर्फ अपने किसी ज़ाती मंसूबे के लिए फंसाना चाहा था, मगर तुम बेफिक्र रहो, वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो ये था सारा खेल। एक बाअसर शख्स के अपनी मोहब्बत को पा लेने के लिए इस्तेमाल करदा कुछ मोहरों की कहानी। सारी गुत्थियां सुलझ गई थीं। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो ज़रा सर्द लहजे में बोली। तुम ये घर देख रही हो। बेओकदा में इस वक्त बिजली का कोई पोल मुरम्मत के बायस काम नहीं कर रहा, सो इस इलाके में बिजली बंद है। वरना तुम देखते कि जिस घर में तुम बैठी हो वो बेओकदा का सबसे खूबसूरत, सबसे आलीशान महल है। ये दौलत, ये शान शौकत, ये ताकत, ये सब कुछ और एक ऐसा शख्स जो तुमसे वाक़तन मोहब्बत करता है, ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम इसे कबूल कर लो, अगर तुम अब्दुल रहमान से शादी कर लो। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें इधर बुलाया है। हया ने एक गहरी सांस अंदर खींची। आपको पता है कि जब कोई शख्स किसी औरत को अजियत देता है और उसकी बेइज्जती के बायस बनता है तो क्या होता है? वो औरत उस शख्स की इज्जत करना छोड़ देती है। मैंने भी अब्दुल रहमान पाशा की इज्जत करना छोड़ दी है। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरा जवाब सिर्फ इनकार है। क्या है उस एक मामूली से रेस्टोरेंट ओनर के पास जो अब्दुल रहमान के पास नहीं है? वो ज़रा हैरान हुई थी। उसके पास हया सुलेमान है और अब्दुल रहमान पाशा के पास हया सुलेमान नहीं है। वो बहुत इस्तेज़ा से चुबा चुबा कर बोली थी। वो खातून लाजवाब से खामोश हो गई। और अगर वो ना रहे तब भी तुम्हारा जवाब इनकार होगा। वो एकदम अंदर तक कांप गई। ये धमकी है? नहीं, महज एक सवाल है। मेरा जवाब फिर भी इनकार होगा। ठीक है, फिर तुम बेफिक्र हो जाओ। अब्दुल रहमान ज़बरदस्ती का कायल नहीं है, ना वो इश्क में जोग लेने वाला शख्स है। वो आज के बाद ना तुम्हें फ़ोन करेगा, ना तुम्हारा पीछा करवाएगा, ना ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। वैसे भी वो 2-2.5 माह से कबल इंडिया से वापस नहीं आ पाएगा और उसके आने तक तो तुम जा चुकी होगी।
اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے۔ بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ بیوقدہ آنا ہو تو ادھر ضرور آنا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی، مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹتی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا نوب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام کی نیلگوں روشنی ڈوب رہی تھی، ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پہ آئی۔ اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ترک میں باتیں کرتی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھی۔ وہی گہرے جامنی فراک والی بچی اور بھورے اسکارف والی بڑی لڑکی جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا تیز قدموں سے چلتی آگے بڑھ گئی۔ بھورے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے اسے جاتے دیکھے گئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف جاتے آبنوسی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہو چلی تھی۔ سیاہ پڑتی شام دم توڑ چکی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پہ پہنچی، شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پورے سرار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہان ساتھ لایا تھا، مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی، اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبرز اسے یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور کتنے پریشان ہوں گے وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور اسے دیکھا، پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان، پاکستانی ٹورسٹ؟ اس نے کہنے کے ساتھ ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی تھی۔ یس آئی ایم۔ میری فیری نکل گئی تھی، کیا میرے فرینڈس ادھر ہیں؟ بڑھتے جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اس نے سوچ کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور جب وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں اسے وہ دونوں نظر آ گئے۔ ڈی جے کرسی پر سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھی تھی، جبکہ جہان انگلی اٹھائے درشتی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آفیسر جواب نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کی صحیح کر رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن مڑی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی اٹھی انگلی نیچے گر گئی، لب بھینچ کے ایک دم ہی وہ کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی جانب آیا۔ کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں کھو گئی تھی، وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگا تو آتے بیوقدہ نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز ہے بھی تم میں یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی۔ فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ تمہیں اس بات کا کوئی خیال تھا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، سوانچی کا آئی ڈی کارڈ تھا، پھر بعد میں پریشانی ہوتی کہ، اور جو پریشانی ہمیں ہوئی وہ ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح تمہیں پورے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیا تم بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے محترم تھیں۔ وہ دونوں پھر رونے لگی تھیں۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی۔ آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔
वो भुना कर कहता वापस पुलिस ऑफिसर के जाने पर लट गया। वो अभी तक रोए जा रही थी। उसे पता था उसे वापसी पे जहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आईं तो हर सू अंधेरा छाया था। लिविंग रूम से टमटमाती जर्द रोशनी झांक रही थी। आने उसने जंगली फूलों की टोकरी लॉबी में रखे स्टैंड पे धरी और बच्ची का हाथ थामे लिविंग रूम की तरफ आई। सोफे पे वो मोमर खातून उसी तरह बैठी थी। उनके हाथ में चंद नोट थे जो वो गिन कर अलहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा उन नोटों को देख रहा था। सलाम अलैकुम आने, कैसे हो अब्दुल्ला? उसने बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स के स्ट्रैप उतारते हुए बड़ी मेज की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आयशे। लड़के ने मोमर खातून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बटवे में रखने लगी। बिजली वाला पोल ठीक हुआ? बटवा बंद करते हुए उन्होंने पूछा। वहाँ बंदे काम तो कर रहे हैं, अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा था। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज के साथ खड़ी अपना पर्स खोलती कह रही थी। मेरा काम था, उन्होंने बच्चे का हाथ थामते हुए सरसरी से जवाब दिया, जो अब उनके साथ सोफे पे आ बैठी थी। काम भी था और आने ने उसे पैसे भी दिए। आयशे गुल, तुमने देखा वो सुबह कुरान पाक पढ़ने कब से नहीं आया, रोज बहाने बना देता है। बच्ची नाक सिकोड़ती कह रही थी। अपने पर्स को खंगालती आयशे ने पलटकर खफकी से उसे देखा। बुरी बात है बहारे, किसी के पीछे उसका यूं जिक्र नहीं करते। वो एक नज़र उस पर डालकर वापस अपने पर्स में से कुछ ढूंढने लगी थी। और ये वही लड़की थी ना? चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गिर गए तो उसने पर्स की चीज़ें हाथ से उलट पलट करते हुए पूछा, इधर क्यों आई थी? ये अब्दुर्रहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा। उन्होंने टालना चाहा। अच्छा, वो उदासी से हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है? क्या कह रही थी? साफ इनकार। उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुर्रहमान चला गया? उसने बात पलटती। हाँ, आज सुबह की फ्लाइट थी ना, वापसी का नहीं बताया। कह रहा था 2 से 3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफ़ा वो वापस ना आए। जाने दो आने, वो हर दफ़ा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुरा कर बोली। एक हाथ से अभी तक वो पर्स के अंदर कुछ तलाश कर रही थी। आने, तुम्हें पता है आयशे गुल मुझसे नाराज़ है। बहारे अपने नन्हे नन्हे से जूतों के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज के सामने खड़ी आयशे को देखा, जिसकी उनकी तरफ पुश्त थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहीती पे असर हुआ है कि आज ये बाजार में ऐन सड़क के वस्त में खड़ी अपना पोंचो कहीं गिराकर सियाहों के कैमरे में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे तो तुम मुझे समझा दो ना, यूं नाराज तो ना हो। किस को समझाऊं? सफ़ीर कहता है उसके माँ बाप को समझाऊं, उसके माँ बाप कहते हैं सफ़ीर को समझाऊं, आप कहती हैं बहारे को समझाऊं, बहारे कहती है मैं खुद को समझाऊं, और अब्दुर्रहमान कहता है। वो लम्हे भर कर रुकी, फिर सर झटक कर पर्स की चीज़ें एक एक करके बाहर निकालने लगी। अब्दुर्रहमान क्या कहता है? कुछ नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया, फिर ज़रा सी गर्दन मोड़ कर बहारे को देखा, जो चेहरा हथेलियों पे गिराए आने के साथ बैठी थी। आज तुमने मुझे बहुत खफा किया है बहारे। मैंने कहा था ना कि अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती। तो अच्छी लड़कियां कैसे करती हैं आयशे गुल? बहारे ने मुंह बिगाड़ कर उसकी नकल उतारी। अच्छी लड़कियां अल्लाह ताला की बात मानती हैं। वो हर जगह नहीं चली जाती, वो हर किसी से नहीं मिल लेती, वो हर बात नहीं कर लेती। उसने पर्स मेज पर उलटकर झाड़ा। तो फिर मैं बुरी लड़की हूँ? बहारे पल भर में रोहानसी हो गई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस उससे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बुरा होता है, जिस पे अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। और जानती हो, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो वो क्या करता है? क्या? जब वो नाराज़ होता है तो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और जानती हो कि अकेला छोड़ना क्या होता है?
जब बंदा दुआ मांगता है तो वो कबूल नहीं होती, वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती, वो रास्ता तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। वो अब मेज पे निकली अशिया उलट पलट कर रही थी। खाली पर्स साथ ही औंधा रखा था। क्या ढूंढ रही हो? सफ़ीर ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था। यहीं पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुर्रहमान ठीक कहता है, आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। वो ये इसलिए कहता है ताकि आयशा गुल सभी कुछ करना सीख जाए। उसकी बात पे उसने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीजें वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रख कर भूल गई थी। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बोझ जरा बढ़ गया और क्लासेस का शेड्यूल पहले से सख्त हो गया, तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में ऐसी मसरूफ हुई कि कहीं आ जा नहीं सकी। वो वस्त मार्च के दिन थे। इस्तांबुल पे छाया कोहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा हर सू गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेरे घास पे बर्फ की जमी सफ़ेद तह नजर नहीं आती थी और सबांजी का सब्जा अपने असर रंग में लौट रहा था। ऐसे ही एक दिन उन दोनों ने टॉप कॉपी पैलेस जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर उस वक्त हाले आ गई। उसके पास कोई दूसरा प्रोग्राम था। मेलो कैंट में मिलाद हो रहा है, चलोगी? क्यों नहीं, इस बहाने थोड़ा सा सवाब ही कमा लेंगे, वरना मैंने और हया ने ऐसी तो कोई नेकी नहीं करनी है। डीजी अपना बैग बंद करते हुए बोली। वैसे रबीउल अव्वल खत्म हो चुका है या होने वाला है? हो चुका है, मगर ये स्टूडेंट्स का मिलाद है और पढ़ाई के बायस मुलतवी होता जा रहा था, इसलिए इतना लेट किया है। अब चलो। मिलाद में दर्स देने वाली लड़की ऊंची चौकी पे बैठी थी। सामने रखी छोटी मेज पर खुली किताब से पढ़कर वो तुर्क में दर्स दे रही थी। साथ ही वो एक शर्मिंदा निगाह सामने दीगर लड़कियों के साथ बैठी हया और खतीजे पे भी डाल लेती, जो सरों पे दुपट्टे लिए बहुत तवज्जो से दर्स सुन रही थी। लड़की सख्त शर्मिंदा थी। हाजरीन की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी मजबूरी थी कि उसे तुर्क में दर्स देना पड़ रहा था और उसे यकीन था कि बज़ाहिर बहुत तवज्जो और गौर से सुनती पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स को समझ कुछ नहीं आ रहा था। दर्स खत्म हुआ तो वो लड़की उनकी तरफ आई और बहुत माज़रत ख्वाना अंदाज में उनको देखा। आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। ले, समझ क्यों नहीं आया? डीजे ने नाक से मक्खी उड़ाई। पहले आपने हिज्र अस्वद को चादर पे रखने वाला वाक़या बताया, फिर गारे हिरा, वही, मुसलमानों की इब्तिदाई तकालीफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कुर्बानियाँ, अबू जहल बिन हशाम की गुस्ताखियाँ, हज़रत उमर का कबूल इस्लाम, हिजरत मदीना, फिर गज़वा बदर। लड़की ने बेयकीनी से पलकें झपकाई। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी हिस्ट्री सारी समझ आती है। वो जवाबन हंस कर बोली। तुर्क उर्दू जैसी ही लगती थी और वाक़तन वो साहबा कराम के अस्मा के बाइस सब कुछ समझ पा रही थी। शुक्रिया शुक्रिया। वो इतनी खुश हुई कि उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाद खत्म हुआ तो हाले की अम्मी का फ़ोन आ गया। उन्हें कोई ज़रूरी काम था, सो हाले ने उनके साथ आगे जाने से माज़रत कर ली। अब उन्हें टॉप कॉपी पैलेस अकेले जाना था। दो लोग अकेले नहीं होते। वो टॉक्सिम स्क्वायर पे बस से उतरी तो हया ने उसे तसल्ली दी। डीजे हंस दी। फिर भी तीसरे को साथ लेने में क्या हर्ज है? वो इस्तिक़लाल स्ट्रीट की जानिब मुड़ी तो कदम खुद ब खुद बर्गर किंग की जानिब उठने लगे। वो चलेगा हमारे साथ? उस रोज़ कितना गुस्सा किया था उसने, याद है? वो इसलिए कि तुम्हें ढूंढते हुए वो बहुत फिक्रमंद और परेशान हो गया था, मगर अब थोड़ा सा इसरार करेंगे तो ज़रूर चलेगा। इस्तिक़लाल स्ट्रीट वैसे ही रश से भरी थी। वो दोनों बाजू में बाजू डाले तेज तेज चल रही थी। ये उनकी दोस्ती की इलामत हरगिज़ नहीं थी, बल्कि स्ट्रीट के जेब कतरों से बचाव के लिए वो अपने मिले हुए कंधों से पर्स लटकाती थी ताकि छीने ना जा सकें। हया तो उस वाक़े के बाद बहुत मोहतात हो गई थी। अब भी उसने अपने सफ़ेद कोट के ऊपर पर्स यूँ डाल रखा था कि बाएं कंधे से स्ट्रैप गुजार कर दाएं पहलू से पर्स लटका रखा था। बाल खुले थे
और दुपट्टा गर्दन के गिर्द लिपटा था। डीजे ने भी उसी की तरह शलवार कमीज पे सियाह लंबा कोट पहन रखा था। बर्गर किंग में खूब कहमा कहमी थी। इश्तिहा अंगेज सी महक सारे माहौल में फैली थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आईं। सामने तवील सा किचन था। इधर उधर एप्रन और टोपियां पहने 2-4 अफराद आ जा रहे थे। एक स्लैब के साथ वो भी खड़ा था, जीन्स और शर्ट पर सफ़ेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा टोका लिए। वो कटिंग बोर्ड पर रखे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को खटाखट काट रहा था। गुड मॉर्निंग मैनेजर। दोनों ने चौखट में आ खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद पुकारा तो उसका तेजी से चलता हाथ रुका। उसने गर्दन उठाकर उन्हें देखा, फिर सर से पांव तक उनका जायजा लिया। दोनों जॉगर्स पहने, फूले हुए हैंडबैग्स उठाए हुए थी। हया के हाथ में डोल किया इस्तांबुल का नक्शा था और डीजे के हाथ में गाइड बुक। गोया वो पूरी तैयारी से आई थी। गुड मॉर्निंग। वो वापस कोच की तरफ मतवजा हुआ और दूसरे हाथ से एक छोटी सी स्टैंड पे लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पे पटक कर रखी। उस पर लिखा था, आई एम बिजी, डू नॉट डिस्टर्ब। हया और खतीजा ने एक दूसरे को देखा। फिर हया वहीं चौखट के साथ टेक लगाए, बाजू सीने पे लपेट, जेरे लब मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, जबकि डीजे मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम टॉप किपी पैलेस जा रहे हैं, खतीजा ने काउंटर के सामने आकर इतला दी। इस्तकलाल स्ट्रीट से बाहर निकलो, टॉक्सम से म्यूनिसिपैलिटी बस पकड़ो, वो पहुंचा देगी। वो सर झुकाए, एक हाथ से गोश्त का टुकड़ा पकड़े, दूसरे से खटखट छुरा चला रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से राब्ता करो। डीजे ने पलटकर हया को देखा। उसने मुस्कुराते हुए शाने उचका दिए। वो वापस जहान की तरफ घूमी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम में से फिर कोई टॉप कॉपी के गले में गुम हो जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। एक दफ़ा फिर सोच लें। लिख कर दे दूं? वो कहते हुए टुकड़ों को एक तरफ टोकरी में रखने लगा। उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा, एक बात बताएं, इस्तकलाल स्ट्रीट में जेब कुतरे होते हैं ना? डीजे ने उसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा, जो करीब ही चार्जिंग पे लगा था। हाँ, तो समझें आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फोन उचका, तार निकाली और हया के साथ आ खड़ी हुई। फोन वाला हाथ उसने कमर के पीछे कर लिया था। क्या मतलब? उसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो हाथ रोककर उन्हें देखने लगा। मतलब ये है कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जवाहिर तो खरीद ही लेंगे। वैसे फ़ोन अच्छा रखा हुआ है आपने। वो उलट पलट कर मोबाइल को देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से कम तो नहीं होगा। वो छुरा रख कर उनके सर पे आन पहुंचा। मेरा फ़ोन वापस करो। कड़ी निगाहों से उन्हें देखते हुए उसने हाथ बढ़ाया। टॉप कॉपी से वापसी पे दे दूंगी, वादा। मतलब तुम लोग मुझे यरगमाल बना कर ले जाओगी? कोई शक? वो पहली दफ़ा बोली। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है। फिर मैं कभी तुम दोनों निकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूँगा। वो एप्रन गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बड़बड़ा रहा था। और अगर आज तुम दोनों में से कोई खोई तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। हाथ धोकर जैकेट पहनता वो उनके साथ बाहर निकला। टॉप कापी सराय के सामने वो सब्ज़ाजार पे साथ साथ चल रहे थे। हया दरमियान में थी और वो दोनों उसके तरफ में। जहान, ये टॉप कापी सराय का मतलब क्या होता है? मैं एक यरगमाल शुदा गाइड हूँ और यरगमाली अमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले चिंगम चबाता शाने उचका कर बोला, मैं बताती हूँ। टॉप कापी का तोप दरअसल उर्दू वाला तोप ही है। जैसे तकसीम टॉक्सम बना, वैसे ही तोप टॉप बन गया। कापी कहते हैं गेट को और सराय हो गया महल। सो तोप कापी सराय बना। कैनन गेट पैलेस। आई एम जीनियस, है ना जहान?
टॉप कापी पैलेस 400 साल तक सलातीन का महल रहा था। सुरमई अजीमुल शान कलानुमा महल, जहाँ खास कमरों के पहरेदार गूंगे बहरे हुआ करते थे ताकि रात दीवारों के बाहर न निकले, और जिसके कौन नुमा मीनार शाहाना अंदाज में ऊपर को उठे हुए थे। सुल्तान का अजीम वर्सा और असासे चीनी पोर्सलेन के नीले और सफ़ेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिला खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। 86 कैरात के जवाहरात से मुज़य्यन सुल्तान के शाही लिबास निगाहों को खैरा करते थे। ये मनहूस गार्ड हमारे सर पर ना खड़ा होता तो मैं किसी तरह 2-4 हीरे तो तोड़ ही लेती। डीजे उन आंखें चुंधिया देने वाले कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मिलाल में घिर चुकी थी। पोलियन ऑफ हॉली मेंटल के हिस्से में दीनी तबरुकात थे। वो एक ऊंचा हॉल था, मंकिश तरो दीवार, रंग बिरंगी टाइल्स से सजे चमकते फर्श, बुलंद तो बाला सतून, हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती, शीशे की दीवारों में मुकीद तारीखी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। दफातन एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तबर्रुक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छड़ी थी, भूरी सी छड़ी जो शीशे में मुकीद थी। वो गर्दन तिरछी करके उसको देखने लगी, फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैप्शन सामने ही लगा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा। उसकी सिकेड़ कर पड़ती आंखें पूरी खुल गईं, लब भी नीम वाह हो गए। लम्हे भर वो दूर खड़ी डीजे का बाजू करीबन दबोच कर उसे इधर लाई। डीजे, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। रियली? उसने बेयकीनी से पलकें झपकी। मगर ये इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिर कर हर जाविये से उसको देखने लगी। जहान भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता उनके पास आ खड़ा हुआ था। उसके लिए तो सब पुराना था, मगर वो दोनों तो मारे जोश के राहदारी में आगे पीछे एक एक तबर्रुक की तरफ लिपक रही थी। उनके दुपट्टे सरों पे आ गए थे। काबा का ताला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, दांत मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और बहुत से सहाबा कराम की तलवार। डीजे, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते? वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने खड़ी थीं। कोई ऐसा मकनातीसी असर था उस तलवार में कि मुकाबिल को बांध देता था। मगर हम इस काबिल कहाँ हैं हया? खदीजे ने तासुब से सर हिलाया। वो अभी तक यूं ही उस तलवार को देख रही थी। अगर हम इसको छू सकते तो जानती हो क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लम्स में तय हो जाता। मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ? जहान, ये सब तबरुकात असली है ना? जहान ने धीरे से शाने उचकाए। मैंने कभी ना इन पे रिसर्च की, ना कोई रिसर्च पढ़ा। कभी इम्कान है कि ये सब असली हैं। कहने वाले कहते तो हैं कि मुसलमानों के तबरुकात भी इतने ही नकली हैं जितने ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है ये असली हैं। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये सब हमारे अंबिया से वाबस्ता रहने वाली अशिया हैं। तहरीक खिलाफत इन्हीं तबरुकात और मुकामात मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही तो चलाई गई थी। डीजे को माशरती अलूम का भूला बसरा सबक याद आ गया। टॉप कापी पैलेस में खूब घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जहान ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये ले, क्या याद करेंगे? और फिक्र न करें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की ज़रूर कोशिश करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजे के हाथ से फ़ोन लेते हुए वो मुस्कुराया था। टॉप कापी के साथ एक रेस्टोरेंट से जहान ने उनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया। तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना, और खाने के दौरान ही खदीजा सर दर्द की शिकायत करने लगी। जब तक खाना ख़त्म हुआ वो बहुत पसे मुर्दा सी लगने लगी थी। उसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा था। मेरा ख्याल है मैं वापस डोरम में जाकर रेस्ट करूं, तुम लोग अकेले घूमो फिरो।
اس کی طبیعت واقعی ہی خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں ٹاپ کاپی کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں ایک وسیع و عریض سفید سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا، جسے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ برآمدے کے آگے فاصلے فاصلے پر چکو چبوترے سے بنے تھے، جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا احاطہ تھا۔ اس کے آگے اونچی سفید منڈیر بنی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پہ کوہنیاں رکھ کر دیکھو تو نیچے بہتا مرمر کا جھاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا تھا انسان صدیوں وہاں بیٹھا سمندر دیکھتا رہے۔ تھک گئی ہو؟ وہ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے چبوترے کے کنارے پہ بیٹھے تھے جب حیا نے پوچھا۔ اسے جہان ذرا تھکا تھکا لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی، ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پہ الٹی، 2 گولیاں علیحدہ کی اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالی، پھر نگل گیا۔ میرے پاس پانی تھا، وہ اپنا پرس کنگالنے لگی، لیکن تب تک وہ نگل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہان کی آواز ذرا دھیمی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا، کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے، سرخ پڑتی آنکھیں اور نڈھال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں، تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہیے۔ گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا، ابھی یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تھکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں؟ تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا، میری لینڈ لیڈی شاید آ جائے جھگڑا کرنے، میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال وہ اور ڈی جے بطور پکنک میٹ کے استعمال کرتی تھی۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پہ لیٹ گیا، آنکھوں پہ بازو رکھے، وہ گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے۔ کب سو گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک زینہ نیچے آ بیٹھی تھی۔ ہر چند لمحے بعد وہ گردن موڑ کر اوپر لیٹے جہان کو دیکھ لیتی تھی۔ وہ سو چکا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک SMS ابھی تک پڑا تھا۔ اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا نہیں تھا۔ وہ بے اوقدا سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے ایک غیر شناسا موبائل نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی، اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی۔ اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری، قانونی یا غیر قانونی، مجھے صرف ایک SMS کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ARP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اس سے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا تھا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ خوب غور و فکر کر کے
کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی کہ وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ سو اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ جہان کو صرف بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ اسے وہ بیوقدہ والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا تھا۔ گردش معاش کے جھمیلوں میں پھنسے اس انسان کی اگر وہ ایک مدد کر سکتی تھی تو اس میں آخر حرج کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کی وسیع النظری کا شکریہ۔ مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ بے وقدہ اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے، اور اس کا نتیجہ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھا لیا۔ ذہی نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ۔ اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ مجھے ایک کام تھا، وہ احتیاط سے 90 تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار بات کرنے کی بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے، ورنہ عبدالرحمن پاشا اپنے کال کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا، مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ۔ اس کی شاپ کی قسطیں ادا نہیں ہوئی۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اسے 1-2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا۔ جہان سکندر، وہ ہکلائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ پھر سے اسے تنگ نہ کرے؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا تھا، اور اب وہ ذرا مطمئن تھی۔ کافی دیر وہ وہی ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کاپی کا عظیم محل تھا، اور سامنے مرمرہ کا سمندر کے اس پار ایشیائی استنبول تھا۔ بہت سے لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرہ کے پانیوں میں گھل گئے تھے۔ ایک دم جہان کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی تھی کال۔ میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں، وہ چلاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں، وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا، وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا، اور سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھیں۔
وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کے سماعتوں میں ایک کہکا گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پہ لگے کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ جہاں تحیر سے وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسرز کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ صدمے اور شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعفف سے سر ہلایا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ عملے کو زد و کوب بھی کیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کرتے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ او خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کا جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پہ پڑی جو بمشکل آنسو ڈھو کے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، ابھی جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھکا تھکا سے کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پس مردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اس سے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوں سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقص سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ اس نے آنسو رگڑتے ہوئے سر جھٹکا۔ نہیں، اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ خوب اندھیرے میں، جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا۔ اندھیرے میں دراڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہو گئی تھی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہی تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ بامشکل آنکھیں کھلی تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ ڈورم میں پرسکون سی نیند تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھی۔ دیوار پہ آویزہ بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ چنگھاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں جانب گھمایا، کوہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج بج کر اسی پر خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کالز۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندھائیں۔ حیا نے پلکیں سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل، 7 بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تھا تو پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس برچھی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھونپ کر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے، اماں، ابا، روحیل سب ٹھیک تو تھے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی، پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھیلان کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بینک پہ چڑھ کر اسے جھنجھوڑا۔ وہ بمشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔
बंद आंखों से बड़बड़ाते हुए उसने करवट बदल ली। उसका मोबाइल वहीं तकिए के साथ रखा था। हया ने मोबाइल झपटा और नीचे उतरी। टाली के बैंक की कुर्सी खींचकर बैठी और अपने मोबाइल से ताया का नंबर देखकर डीजे के फोन पे मिलाने लगी। फोन नंबर हया सुलेमान को कभी जुबानी याद नहीं रहते थे। नंबर मिलाकर उसने फोन कान से लगाया। लम्हे भर की खामोशी के बाद वो मशीनी नस्वानी आवाज तुर्क में कुछ पकने लगी, जिसका मतलब ये था कि डीजे जलील का बैलेंस भी खत्म था। उसने झुंझलाकर फोन कान से हटाया। यूरोपीय यूनियन का सारा स्कॉलरशिप इस्तकलाल स्ट्रीट और जवाहिर में शॉपिंग पे उड़ा देने वालियों के साथ यही होना चाहिए था। उसी पल फोन फिर से बजा। ताया फुरकान कॉलिंग। उसने झट से कॉल उठाई। हेलो हया, तुम्हारे पास इस नंबर के अलावा कौन सा दूसरा नंबर है? वो ताया फुरकान ही थे और इतने गुस्से से बोले थे कि वो कांप गई। जी क्या? हया, मेरे साथ बकवास मत करो, मुझे बताओ तुम्हारे पास दूसरा कोई नंबर है? वो नींद से जागी थी और कभी भी इतनी हाजिर दिमाग नहीं रही थी, मगर सारी बात समझने में उसे लम्हा लगा था। इरम पकड़ी गई थी। इरम आधी रात को किसी से फोन पे बात करती पकड़ी गई थी। नहीं ताया अब्बा, मेरे पास यही एक नंबर है और दूसरा यूफोन का जो आपके पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास मोबाइल लिंक का कोई नंबर नहीं है? नहीं ताया अब्बा, आप बेशक अब्बा से पूछ लें, ये नंबर उनके नाम है और मैंने दूसरा नंबर रखकर क्या करना है? अच्छा ठीक है। उन्होंने खट से फोन बंद कर दिया। उसने गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से हटाया और दूसरे हाथ से चेहरे पे आए बाल समेटकर पीछे किए तो इरम फुरकान असगर पकड़ी गई थी। मेरी इरम भी तो है, मजाल है जो बिना सर ढके कभी घर से निकली हो। वो इरम के लिए मुतासिब भी थी और फिक्रमंद भी, मगर दूर अंदर दिल के उस पोशीदा खाने में जो कोई शख्स दुनिया को नहीं दिखाता, उससे थोड़ी सी कमीनी सी खुशी भी हुई थी। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा। उसके दूर के खाने में किसी ने कहा था, अब तो आपको भी मालूम हो गया कि दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाने वाले लोगों के अपने घरों पे वो उंगलियां लौट कर आती हैं। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा। सुबह सवेरे उठते ही वो उसी कुर्ते ट्राउज़र पे एक ढीला ढाला सा स्वेटर और शॉल लपेट कर दिया स्टोर आ गई। बाल उसने अब कैचर में बांध लिए थे और अपने गुलाबी कैंची चप्पल पहन लिए थे। स्टोर से उसने कार्ड खरीदा, रिचार्ज किया और मोबाइल पे अम्मा का नंबर मिलाती बाहर कैफ़े के बरामदे में बिछी कुर्सी खींच कर बैठी। वहाँ फासले फासले पर गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। स्टूडेंट सुबह सुबह उधर नाश्ता करने आते थे। सामने सबांची का खूबसूरत फवारा नस्ब था, गोल चक्कर में मुकीद फवारा जिसकी पानी की धार बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती थी। इतनी सुबह सुबह फ़ोन कैसे किया? खैरियत? फातिमा ज़रा फिक्रमंद हो गई। तो क्या मैं आपको ऐसे याद नहीं कर सकती? वो आरामदेह अंदाज में टेक लगाकर टांग पे टांग रखती ज़रा खफगी से बोली, हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट हमें अमूमन मिस बेल दिया करती हैं या फिर किसी एसएमएस वेबसाइट से मुफ्त का एसएमएस करके कॉल करने का कहती हैं, तो हम कॉल बैक करते हैं। इसलिए अगर वो अलग सुबह खुद फ़ोन करेंगी तो हैरत तो होगी ना। बस अम्मा, गुर्बत ही इतनी है, क्या करें? वो कैंची चप्पलों में मुकीद पैर झुलाते हंसकर बोली, हाँ, यूरोपीय यूनियन ने वो हज़ारों यूरोस का स्कॉलरशिप तो किसी और को दिया था ना। फातिमा की तशवीश ख़त्म हो चुकी थी और वो उसी के अंदाज में बात कर रही थी। वो तो रेनी डेज के लिए संभाल कर रखा है। कौन से रेनी डेज? स्प्रिंग ब्रेक अम्मा, और यहाँ स्प्रिंग ब्रेक के दिनों में खूब बारिश होती है, इसलिए मैं और डीजे स्प्रिंग ब्रेक में पूरा तुर्की घूमने का सोच रहे हैं। और लगता है आजकल आप साइमा ताई की कंपनी में रह रही हैं। सुबह ही सुबह तंज किए जा रही हैं। अच्छा सब कुछ छोड़ें, ये बताएं घर में सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है। ताया फुरकान की तरफ भी उसने हाथ से वेटर को इशारा किया। वो करीब आया तो उसने मेन्यू कार्ड पे बने डोनट पे उंगली रखी, फिर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया
तो वो समझ कर वापस मुड़ गया। हाँ क्यों, किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मगर रात आया फुरकान का फ़ोन आया था। अच्छा, आप जाकर उनको कह मत आइएगा। लो, मैं क्यों कहूँगी? फातिमा उल्टा खफा हुई, मगर वो जानती थी कि माँ का भरोसा नहीं होता। लाख कहो ना बताइएगा, फिर भी अपने अगले पिछले हिसाब चुकाते वक्त किसी न किसी मौके पर इस बात को इस्तेमाल कर ही लेती थी। मगर एक अच्छी बेटी की तरह से पूरी बात माँ के गोशगुजार किए बगैर डोनट्स कहाँ हजम होने थे। सो सारी बात दोहरा दी, बस एरम का मैसेज पढ़ने वाला किस्सा गोल कर गई। अच्छा, पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। वो कुछ देर इसी बात पे तबसरा करती रही, फिर एकदम याद आने पे बोली, लो, मैं बताना ही भूल गई, महविश की शादी तय हो गई है। उन्होंने जाहिर चचा की बेटी का नाम लिया, जिसकी निस्बत काफ़ी अरसे से अपने मामूजात से तय थी। अच्छा, कब? उससे खुशगवार हैरत हुई। तुर्की आते वक्त सुना तो था कि अप्रैल की कोई तारीख रखेंगे, मगर उसे भूल गया था। हफ्ता हो गया है रखे हुए, जब भी बात होती है बताना भूल जाती हूँ। फिर उन्होंने जो तारीख बताई वो अप्रैल में उनके स्प्रिंग ब्रेक के दरमियान आती थी। तब तो डीजे और मैं अजीम सल्तनत तरकिया की सैर कर रहे होंगे। सबीन को बुलाया तो है, मगर कह रही थी कि सिकंदर भाई की तबीयत आजकल खराब रहती है, वो नहीं आ सकेगी। मैंने कहा जहान को भेज दो, अच्छा है साथ हया भी आ जाएगी, दोनों शादी अटेंड कर लेंगे। मगर वो कह रही थी कि मुश्किल है। उसने फ़ोन को कान से हटाकर घूरा और फिर हंस दी। अम्मा भी कभी कभी लतीफ़े सुनाती थी। वो इंतहाई गैर रोमांटिक से माँ बेटा कहाँ मानते ऐसे रोमांटिक ट्रिप के लिए। उसने सर झटक कर मोबाइल कान से लगाया। फातिमा कह रही थी, एक तो तुम्हारी फूफो भी कोई बात गैर मुबहिम नहीं करती। बिल्कुल, उसने तायद की। वेटर ने चॉकलेट और रंग बिरंगे दानों से सजे डोनट्स प्लेट में मेज़ पे रखे तो वो अलविदाई कलमात कहने लगी। इरम के मुतल्लिक मज़ीद जानने की फ़िलहाल उसे तलब नहीं रही थी। बेऔक़दा, फिर बेऔक़दा। उस रोज़ वो शाम में जल्दी सो गई थी। सो ईशा के बाद आँख खुली, कुछ देर पढ़ती रही, फिर रुहेल से स्काइप पे घंटा भर बातें की और उसे तुर्की का सफ़रनामा सुनाकर खूब बोर किया। और अब भूख लगी तो किचन में आई थी। डीजे ने आलू मटर बनाया था, जो सालन कम और कोई गदला पानी ज़्यादा लग रहा था, जिसने मटर, आलू और प्याज तय रखे थे। वो नाक चढ़ाते हुए उस मलगूबे को गर्म करने के लिए प्लेट में डाल रही थी कि डीजे ने पीछे से आकर बताया कि उसने हाले और अंजुम बाजी के साथ बेऔक़दा जाने का प्रोग्राम बना लिया और कल सुबह 6 बजे की गोरसल शटल पकड़नी है। बेऔक़दा, फिर बेऔक़दा। वो ओमन का दरवाज़ा बंद करती चौंक कर बैठी। पल भर में उसकी आंखों में नागवारी सिमट आई थी। हाले और अंजुम बाजी ने प्रोग्राम बनाकर मुझसे पूछा तो मैंने हामी भर ली। पानी की बोतल को खड़े खड़े मुंह से लगाते हुए डीजे ने शाने उचकाए। और यकीनन मेरी तरफ से भी भर ली होगी। बिल्कुल, मैं कोई नहीं जा रही बेऔक़दा, मेरी तरफ से अंजुम बाजी को इनकार कर दो। अंदाज में बाज़िया झुंझलाहट थी। क्यों, इतना तो खूबसूरत जजीरा है, मुझे नहीं जाना उधर, बस कह दिया ना। वो रेफ्रिजरेटर का ऊपर वाला फ्रीज़र खोले, चंद पैकेट इधर उधर करने लगी। बालों का ढीला जोड़ा उसकी गर्दन की पुष्ट पे झूल रहा था। मगर क्यों? वो अब्दुल रहमान पाशा का जजीरा है और मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसने रोटियों का पैकेट निकाल कर फ्रीज़र का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, पैकेट मेज़ पे रखा, जमी हुई 2 रोटियां निकाली और प्लेट में रखी। उन मैदे की बनी तुर्क रोटियों का नाम उन्हें मालूम नहीं था, बस दिया स्टोर पे वो फ्रीज़र में नज़र आई थी और इतनी समझ तो उन्हें थी कि उन्हें माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। तब से वो यही रोटियां खा रही थी। डीजे उसकी रोटी ओवन में रखने तक सख्ते से बाहर आ चुकी थी। अब्दुल रहमान पाशा, वो जिसका जिक्र हमारी होस्ट आंटी ने किया था। हाँ, वही क्रिमिनल स्मगलर। मगर उसका क्या जिक्र? हाले ने कहा था कि हाले को छोड़ो, मैं सब बताती हूँ। पहले केचप लाओ, फिर अंजुम बाजी को कॉल करके प्रोग्राम कैंसिल करो। खाना खाकर वो दोनों बाहर आ गई।
रात गहरी हो चुकी थी। दोनों ने ऊनी स्वेटर पहन रखे थे। वो डोरम के ब्लॉक से निकलकर बातें करते सब्ज़ार पर चलती गईं। पहले डीजे ने अंजुम बाजी को फ़ोन करके माजरत की और जब उसे लगा कि वो ज़रा नाराज़ हो गई हैं क्योंकि उन दोनों ने खासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की में कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता था, सो इस पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हया ने फ़ोन ले लिया और उन्हें बताया कि उसकी फूफो ने कल उसे और उसकी फ्रेंड्स को अपने घर इनवाइट किया है। सो अंजुम बाजी उसकी दावत कबूल करके उनके साथ चले। बेवकदा फिर किसी रोज़ चले जाएंगे। यूँ अंजुम बाजी मान गई और अब वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फव्वारे की मंडेर पे आ बैठी। फव्वारे का पानी छींटे उड़ाता हुआ नीचे गिर रहा था और उस पानी में बनते मिटते बुलबुलों को देखते हुए हया ने सारी कहानी अलीफ ये उसको सुना डाली। डीजे कितनी देर तो चुप बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोचकर कहने लगी, तो वो पिंकी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था। बिल्कुल। और डोली असली ख्वाजा सरा था, शायद वो उनका पुराना मुलाजिम है। और तुम मुंह उठाकर उसके घर में चली गई। मुंह उठाकर क्या, मेरा पासपोर्ट था उस पर्स में। और अच्छा ही हुआ, सारी बात तो क्लियर हो गई। वो अपनी गलती मानती, ये नामुमकिन था, मगर तुमने उससे फ़ोन करके बहुत गलती की, तो भुगत रही हूँ ना वो गलती। उस जालिम शख्स ने ये नहीं सोचा कि जहान के पास उस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है और उसने उसी को ऐसे तबाह बर्बाद कर दिया। अब यकीनन वो उसकी लैंड लेडी को शह देगा कि वो रेस्टोरेंट वापस हासिल कर ले। वो सख्त नादिम थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे वाकई ही मोहब्बत करता है? किसी को अज़ियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इसी बात को हर पहलू से डिस्कस करती रही। फिर डीजे ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा, एक बात तो तय है, अब ये मामला ख़त्म हो चुका है। अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। हाँ, वो सर हिलाकर उठ गई। रात बहुत बीत चुकी थी, अब उनको वापस जाना था। सब्ज़ार पे चलते डोरम ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं। जैसे उसकी परेशानी अभी तक उसके साथ थी। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।